भटिंडा में दो भाई सुखदेव और बलजीत अपने परिवार के साथ रहते थे। सुखदेव की पत्नी अक्सर उससे लड़ा करती थी। मैंने इतनी बार आपसे कह दिया कि आप अपने छोटे भाई से खेत के कागजों पर साइन करवा लो, पर आपको मेरी बात समझ में नहीं आती। अरे वो मेरा छोटा भाई है और मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। अरे इसमें धोखा कैसा भला, घर में रहता है, खाता है, पीता है। और वैसे भी खेती बाड़ी तो आपने ही संभाल रखी है ना। हाँ मैंने ही संभाल रखी है, पर फसलें तो वही बेचकर आता है ना। अरे अगर तुम उससे जमीन अपने नाम करवा लोगे तो कोई पहाड़ नहीं टूट जाएगा, और हम उसे घर से तो नहीं निकाल रहे हैं। अरे भाग्यवान उसकी एक बेटी भी है, और वो उसकी शादी कैसे करेगा? तो उसकी बेटी की शादी के लिए तुम अपना घर भी बेच दोगे क्या? अरे तुम ये कैसी बात करती हो, भगवान ना करे कि कभी ये नौबत आए। आप मेरी एक बात सुन लो, या तो वो खेती अपने नाम कर लो या फिर इस घर का बंटवारा कर दो। मुझे समझ नहीं आ रहा कि तुम इस हंसते खेलते परिवार को अलग क्यों करना चाहती हो। ये परिवार वगैरह कुछ नहीं होता, ये सब सिर्फ दिखावा है। जल्द से जल्द इस बात का फैसला कर लो, वरना मैं ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। ये तुम कैसी बातें कर रही हो? दोनों बच्चे एक दूसरे को कितना प्यार करते हैं, तुम उन दोनों भाई बहनों को भी अलग कर दोगी? बस अब मैं इस बारे में ज्यादा बात नहीं करना चाहती। आप फैसला कर लो कि आपको क्या चाहिए, या तो बंटवारा या फिर मैं और तुम्हारा लड़का। अब आप ये खुद ही सोच लो कि आपको क्या चाहिए। फिर सुखदेव ना चाहते हुए भी बंटवारे के लिए मान गया। बलजीत मैं इस खेत का और घर के 2 हिस्से कर रहा हूँ। क्यों भाई साहब आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मुझसे कोई गलती हुई है क्या? वो मुझे नहीं पता, बस मैं 2 हिस्से कर रहा हूँ। लेकिन भाई हमारे पापा कभी नहीं चाहते कि ऐसा कभी हो। अरे उनके चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होगा, अब वो इस दुनिया में नहीं है। भाई आप इस हंसते खेलते परिवार को अलग क्यों करना चाहते हो? अरे मैं खुश नहीं हूँ, मेरे लिए ये हंसता खेलता परिवार नहीं है। आज से हमारा सब कुछ अलग है। भाई अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा। बड़े भाई की बात मेरे लिए पत्थर की लकीर है। आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। और प्रीति ने जैसा चाहा वैसा हो गया, और इस बंटवारे से प्रीति के अलावा कोई भी खुश नहीं था। सुनिए जी, खाना परोस दूं आपको? भला आप ऐसे कब तक भूखे रहेंगे? विमला मुझे तो समझ में ही नहीं आ रहा कि आखिर भाई ऐसा कैसे कर सकते हैं। मैं जितना जेठ जी को जानती हूँ, ये उन्होंने अपनी मर्जी से नहीं किया है। देखिए, और जितना मैं जेठानी जी को जानती हूँ, मुझे लगता है कि ये सब उनका किया कराया है। लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया है? कहीं मुझसे कोई गलती या भूल तो नहीं हो गई जिसके कारण भाई मुझसे नाराज हो गए हो? आप ये कैसी बात करते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जेठानी जी शुरू से नहीं चाहती थी कि हमारा परिवार कभी भी एक रहे। रोहन और गीत भी एक दूसरे को बहुत याद करते थे, क्योंकि आज राखी का त्योहार था। माँ मैं ताई जी के यहाँ जा रही हूँ भाई को राखी बांधने के लिए। बेटा तू वहाँ जाकर क्या करेगी? वहाँ जाकर कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तेरी ताई जी तुझे राखी तो बांधने ही नहीं देगी। माँ अगर ताई जी राखी नहीं बांधने देगी तो क्या हुआ? भाई तो राखी बंधवाएगा ना। देख बेटा, मैं रिश्ता निभाने से कभी मना नहीं करती। अगर तुझे ऐसा लगता है तो तू जा सकती है। फिर गीत जैसे ही अपने घर से निकलकर रोहन के घर में घुसती है। क्या बात है, राखी पर भाई की याद आ गई या फिर पैसों की याद आ गई? नमस्ते ताई जी, मुझे भाई की तो हमेशा ही याद आती है। और ताई जी मैं पैसे लेने नहीं आई हूँ, मैं तो बस भाई को राखी बांधने आई हूँ। अरे मुझे मत बताओ ये सब, मुझे सब पता है कि तेरा बाप कितना निकम्मा है। उसने ही भेजा होगा तुझे कि अपने भाई को राखी बांध कर और कुछ पैसे लेकर आ। ताई जी आप मेरे पापा के बारे में इस तरीके से बात नहीं कर सकती। मुझे आपसे कोई पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस अपने भाई को राखी बांधनी थी। वो अपने कमरे में ऑफिस का काम कर रहा है, उसकी कोई ऑफिस की ऑनलाइन मीटिंग कर रहा है, और वो राखी बंधवाने बाहर नहीं आ सकता। ठीक है तो मैं ही भाई को अंदर जाकर राखी बांध देती हूँ। तूने इस घर में तो कदम रख लिया, लेकिन इसके आगे आने की तुझे कोई जरूरत नहीं है। जा अपने घर, हमें कोई राखी वाखी नहीं बंधवानी। फिर वक्त गुजरता है और अब रोहन की शादी तय हो गई थी। माँ अब तो भाई की शादी हो रही है, देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं दुआ करूंगी बेटा कि जल्द से जल्द अब ठीक हो जाए और इस घर में वापस से खुशियाँ आ जाए। माँ सच कहूँ तो मैं भाई की शादी के लिए बहुत ही खुश हूँ। बेटा तेरी ताई ना बहुत ही बेकार है, वैसे वो तेरी भाभी को देखने ही दे, वो ही बहुत बड़ी बात है। तू अपनी भाभी से मिलने की ख्वाहिश तो छोड़ ही दे। क्या पता माँ भाभी आए तो ताई सुधर जाए।
और सभी का मन बदल जाए। फिर रोहन की शादी सोनी से हो जाती है और शादी होने के बाद अगले दिन ही प्रीति अपनी बहू को सिखाना शुरू कर देती है। सुनो बहू, तुम इसे मेरा हुक्म मानो या मेरा सुझाव, और कुछ भी कर लो, पर इस घर में एक काम तुम नहीं कर सकती। जी माँ जी, जो आप कहेंगी मैं वही करूँगी। मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। फिर तो बहुत ही अच्छी बात है बहू। देखो, हमारे घर के पास में जो पड़ोसी रहते हैं ना, वो बिल्कुल भी अच्छे लोग नहीं हैं। तुम उनसे कभी भी बात नहीं करोगी। पर आप ऐसा क्यों कह रही है माँ जी? तुम्हें ज्यादा सवाल पूछने की जरूरत नहीं है। तुम्हें इस घर में जैसे रहना है रह लो, जो करना है करो, पर इन पड़ोसियों से बात नहीं करनी, मतलब नहीं करनी। फिर एक दिन सोनी घर के बाहर खड़ी होती है। सोनी के पड़ोसी जसमीत वहाँ से गुजर रही होती है। अरे आप तो रोहन भैया की पत्नी है ना? आप तो बहुत ही खूबसूरत हैं। कहीं आपको नजर न लग जाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या मैं आपसे एक बात पूछ सकती हूँ? अगर आप किसी से कुछ ना कहे तो। हाँ हाँ बिल्कुल पूछिए भाभी जी, मैं आपकी बातें किसी को नहीं बताऊंगी। ये जो हमारे साथ वाले पड़ोसी हैं ना, मेरी सासू माँ ने इनसे बात करने के लिए क्यों मना किया है? क्या ये लोग बुरे हैं? अरे नहीं नहीं भाभी जी, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं। और तो और आपको पता है कि रिश्ते में ये आपके सगे चाचा ससुर लगते हैं। तो फिर माँ जी ने मुझे इनसे बात करने के लिए मना क्यों किया? अरे भाभी जी, वो तो बंटवारा होने के बाद दोनों लोग अलग हो गए हैं। फिर गीत अपनी भाभी को देखने के लिए बाहर जाकर आंगन की तरफ देख रही थी। तू ये मेरे घर में क्या ताका झाकी कर रही है? शर्म नहीं आती क्या तुझे? नहीं ताई जी, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो बस भाभी को देखना चाहती थी। अरे मैं जानती हूँ तू मेरी घर की जासूसी कर रही है ना, कि बहू के घर से क्या आया है क्या नहीं, यही ना? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है ताई जी। अरे कोई जरूरत नहीं है मेरी बहू को देखने की। अगर मैं दीवार ऊंची कर दूंगी ना, तो सारी ताका झाकी बंद हो जाएगी। फिर गीत घर के अंदर चली जाती है और प्रीति जाकर अपनी बहू को डांट देती है। तुझे मैंने कहा था ना कि तुम्हें पड़ोसियों से बात करने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन माँ जी, वो तो मेरे सगे चाचा जी हुए और भला उनसे कैसी दूरियां? मैंने तुम्हें एक बार कहा ना कि कोई जरूरत नहीं है इन लोगों से बात करने की और इन लोगों की शक्ल देखने की। अगर इनकी शक्ल देख लेना तो सारे काम खराब हो जाते हैं। ठीक है माँ जी, आप जैसा कहती है मैं वैसा ही करूँगी। कुछ दिन बाद प्रीति सामान खरीदने बाजार जाती है। फिर सोनी बाहर जाकर गीत को बुलाती है। नमस्ते, मैं आप लोगों से बहुत वक्त से मिलना चाहती थी। माफ करिएगा मैं मिल नहीं सकी। भाभी आप तो बहुत सुंदर है। आप तो एकदम हीरोइन जैसी हो। और भाभी जी, आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। हम ताई जी को बहुत अच्छे से जानते हैं। दीदी माँ जी दिल की बुरी नहीं है, पर ना जाने वो आप लोगों के साथ ऐसा क्यों करती है। भाभी मैं जानती हूँ ताई जी दिल की बुरी नहीं है। हम दोनों के परिवार में खेत और इस घर को लेकर लड़ाई झगड़े के कारण बंटवारा हो गया था। पर बंटवारा हुआ क्यों था? भाभी, पापा और ताऊ जी में बहुत ही प्यार था और ताई जी को ऐसा लगता था कि ताऊ जी ये घर जमीन सब कुछ मेरी शादी में मेरे लिए लुटा देंगे। अरे तो क्या हो गया, तुम भी उनकी बेटी की तरह ही तो हो। और उनकी सोच में ऐसा गलत भी क्या है? ताई जी नहीं चाहती थी कि सब कुछ मुझे मिले। वो चाहती थी कि अब कुछ उनके बेटे के नाम सब कुछ हो जाए, इसलिए उन्होंने बंटवारा करवा दिया। और पापा जी ने इस बंटवारे को नहीं रोका। भाभी, ताऊ जी तो ताई जी के कारण मजबूर थे, लेकिन भाभी जब से पापा और ताऊ जी अलग हुए हैं ना, तब से दोनों ही उदास रहते हैं। वो दोनों तो कभी भी अलग होना ही नहीं चाहते थे। भाभी, आपसे मिलकर बहुत ही अच्छा लगा। चलो ठीक है, अब मैं जाती हूँ। अगर माँ जी आ गई और उन्होंने हमें देख लिया ना, तो वो हंगामा कर देंगी। फिर कुछ समय बाद गीत की शादी एक बहुत बड़े घराने में तय हो गई। गीत ने ये बात सोनी को छुपकर बताई। भाभी, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। जी दीदी बताए ना, पर उससे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आपके इस रिश्ते से बहुत खुश हूँ। भाभी, आप तो जानती हैं ना कि पैसा ना होने के कारण मैं ज्यादा पढ़ लिख नहीं सकी और उसकी वजह से आज एक प्रॉब्लम है। अरे ऐसी क्या प्रॉब्लम हो रही है? आप मुझे बताएं, क्या पता मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। भाभी, जिनसे मेरी शादी होने वाली है, उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी है और मैं ना ये चिट्ठी पढ़ ही नहीं पा रही हूँ। क्या आप मुझे पढ़ के सुनाएंगी? अरे दीदी, भला ये भी कोई कहने वाली बात है? मुझे तो बहुत मजा आएगा ये चिट्ठी पढ़ने में। लाओ मैं पढ़ती हूँ। भाभी, आप सच में ना बहुत अच्छी हैं। भाभी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दीदी, एक बात तो मैं आपको बताना ही भूल गई।
जिससे आपकी शादी तय हुई है ना, वो मेरे दूर के रिश्तेदार हैं। भाभी ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात है। मैं अभी जाकर मम्मी को बताती हूँ। गीत की अमीर घर में शादी होने की बात उसकी ताई जी को भी पता लग जाती है। अरे ये तो बहुत बड़े घर के लोग हैं और बहुत ही अमीर भी। अगर इस लड़की की शादी उस घर में हो गई ना, तो मेरा तो सब कुछ धरा का धरा ही रह जाएगा। मेरे होते हुए ऐसा नहीं हो सकता। मैं इस लड़की की शादी उस अमीर घर में कभी भी नहीं होने दूंगी। फिर प्रीत गीत के ससुराल वालों को अपने घर बुला लेती है। देखिए बहन जी, मैंने आपको यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि मैं आप लोगों का बुरा नहीं चाहती। देखिए बहन जी, जो भी कहना है साफ साफ कहिए। वो बात ऐसी है बहन जी कि जिस घर में आपने रिश्ता भेजा है ना, वो मेरी भतीजी है। अरे और क्या बताऊं बहन जी, वो लड़की चरित्रहीन है। पता नहीं कितने चक्कर चला रखे हैं उसने। देखिए, अगर आप बड़ी है तो इसका मतलब ये नहीं कि जो मन में जो आए वो कह देंगी। आप किसी की लड़की के बारे में बात कर रही हो आंटी जी। बेटा अभी तुम बच्चे हो, भला मैं अपने परिवार की बुराई क्यों करूंगी। देखिए बहन जी, अगर आप सच कह रही है तो मैं इस घर में अपने बेटे का रिश्ता नहीं करूंगी, पर आपको ये बात साबित करनी होगी। अरे जी बिल्कुल, मैं ये बात अभी साबित कर सकती हूँ। मेरी बहू है ना सोनी, अरे उसे तो आप अच्छे से जानते हो। हाँ जी, वो तो हमारी बेटी जैसी है। शुरू से लेकर आज तक उसने कभी झूठ नहीं बोला। वो बहुत सभ्य और सुशील लड़की है। तो फिर ठीक है, मैं अभी उसे अभी बाहर लेकर आती हूँ। वो आपको उस लड़की के बारे में सारी सच्चाई बता देगी। प्रीति अपनी बहू को लेने उसके रूम में जाती है। बहू, मैंने तुझे अब तक माफ कर दिया है, चाहे तूने जो भी किया हो। पर अब मैं जो बोल रही हूँ वो ध्यान से सुन। जी माँ जी, क्या बात है? बाहर गीत के ससुराल वाले बैठे हैं, तू उनसे जाकर गीत और उसके घर वालों की बुराई कर। नहीं माँ जी, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगी। चाचा जी, चाची जी और गीत, वो सब लोग बहुत ही अच्छे हैं। बहू, अगर तूने ऐसा नहीं किया और एक भी अच्छा शब्द अपने मुंह से निकाला तो मैं तुझे इस घर से निकाल दूंगी। फिर सोनी रूम से बाहर जाकर मेहमानों से मिलती है। बेटा सच सच बताना कि गीत कैसी लड़की है। ये उसकी और मेरी दोनों की फैमिली की इज्जत का सवाल है। आंटी जी, मैं आपको बचपन से जानती हूँ और अपनी नंद को भी। मैं आपसे बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूंगी। हाँ बेटा, खुल के बोल जो भी बात है। आंटी जी, मेरी नंद बहुत अच्छी है। चाचा जी, चाची जी, सबका व्यवहार भी बहुत अच्छा है। गीत दीदी तो घर से जल्दी बाहर तक नहीं आती। गगन के परिवार वाले प्रीति को 4 बातें सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। आज तक मैंने तुझे किसी चीज के लिए मना नहीं किया, लेकिन सोनी तूने आज जो किया है ना, इसकी सजा तुझे मिलकर ही रहेगी। माँ जी, मैं किसी के लिए भी झूठ नहीं बोल सकती, और गीत दीदी तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वो बहुत ही अच्छी है। मुझे समझ में नहीं आता कि आप उनसे इतना क्यों परेशान हैं। अरे तू मेरी छोड़, लेकिन अब तू इस घर में नहीं रह सकती। तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। माँ जी, आप मुझे यहाँ से नहीं निकाल सकती। मैं आपके बेटे से आपकी शिकायत कर दूंगी। मैं उसे कुछ पता चलने दूंगी तो ना, और वैसे भी वो अभी घर पर है ही नहीं, और जब तक वो आएगा ना, तब तक मैं तुझे धक्के देकर यहाँ से निकाल चुकी होंगी। फिर प्रीति सोनी को घर से बाहर कर देती है, और शाम को जब रोहन घर आता है। माँ सोनी का है, दिखाई नहीं दे रही। बेटा वो अपने मायके गई है। लेकिन माँ वो अचानक से क्यों चली गई? अब क्या बताऊं बेटा, वो अपने मायके जाने को कह रही थी। तो बेटा मैंने उसे बस इतना बोला कि घर पर थोड़ा काम है, वो करके फिर चली जाना अपने मायके। पर माँ बात क्या है, पूरी बात बताओ ना। अब क्या बोलूं बेटा, उसने तो मुझे इतनी खरी खोटी सुनाई। देख, मुझे जोर का धक्का देकर चली गई। अरे माँ ये क्या, आपको चोट कैसे लगी? और माँ ये चोट आप मुझे अब दिखा रही हो? देखो ना कितना खून निकल रहा है। आप पहले दिखा नहीं सकती थी क्या? अरे बेटा छोड़ना, ये घर की बात है, कोई बात नहीं। वो भी तो किसी की लड़की है, बच्ची है, उसे अभी अक्ल नहीं है। वो कोई बच्ची नहीं है माँ, तुमसे ऊपर मेरे लिए कोई नहीं है, और अब उस लड़की के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। नहीं नहीं बेटा, ऐसा मत बोल। वो कहाँ जाएगी बेचारी, यही तो उसका असली घर है। बस माँ, मैंने एक बार कह दिया तो कह दिया, बस अब वो इस घर में कभी कदम नहीं रख सकती। फिर कुछ दिनों बाद गीत की रोहन से मुलाकात होती है। भाई आप भाभी को घर वापस ले आओ प्लीज। देख गीत, मैं तुझे सगी बहन जितना प्यार करता हूँ, लेकिन तेरी भाभी ने जो किया है ना, उसके बाद तो मैं उसे घर में कभी भी नहीं ला सकता। भाई भाभी ने कुछ नहीं किया है, बल्कि जो भी कुछ किया है ताई जी ने किया है।
अरे ये क्या कह रही हो तुम? भाई आपको नहीं पता, मेरे लिए जो रिश्ता आया था वो लोग भाभी के रिश्तेदार थे। ताई जी ने मेरे रिश्ते को तोड़ने के लिए भाभी से मेरे बारे में बुरा बोलने को कहा और भाभी ने उनकी बातों से इनकार कर दिया। पर गीत माँ ऐसा क्यों करेगी? भाई मेरी बात का यकीन करो, ताई जी ने ही ये किया है। भाभी ने ताई जी की बात नहीं मानी तो ताई जी ने भाभी को भी घर से निकाल दिया और आपसे झूठ बोला कि भाभी ने ये सब कुछ किया है, जबकि सब कुछ सिर्फ और सिर्फ ताई जी ने ही किया था। गीत तूने मुझे इतना बड़ा पाप करने से बचा लिया। अरे मैं तो उसे डाइवोर्स ही देने जा रहा था। नहीं भाई, आप अभी जाओ और भाभी को लेकर आओ। भाभी जैसी लड़की आपको कभी भी नहीं मिल सकती। गीत की सगाई का दिन था। रोहन अपनी पत्नी को लेने निकला था और कुछ देर के बाद रोहन के चाचा का फोन बजा। अरे बलजीत भाई साहब जल्दी से हॉस्पिटल आ जाए, बहुत जरूरी इमरजेंसी है। अरे लेकिन आज तो मेरी बेटी की सगाई है। लेकिन ऐसा क्या हो गया भाई साहब? आपके बड़े भाई सुखदेव जी के लड़के का एक्सीडेंट हो गया है। इस वक्त वो हॉस्पिटल में है, उसे खून की बहुत जरूरत है। मैं अभी अपनी पत्नी को लेकर पहुंचता हूं। गीत से कह दूंगा कि वो अपने ताए और ताऊ को लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। घबराए मत, मैं रोहन को कुछ नहीं होने दूंगा। बस आप जल्दी से जल्दी यहाँ पहुँच जाए। गीत अपनी सगाई छोड़कर अपनी ताई जी के घर जाती है। ताई जी जल्दी चलिए मेरे साथ। और ताऊ जी कहाँ है? तूने मेरा हाथ कैसे पकड़ा? छोड़, तेरी इतनी हिम्मत। ताई जी अभी इन सब का वक्त नहीं है। भाई को मेरी गुड़िया तू मुझे बता कि क्या हुआ है। मेरा बच्चा ठीक तो है ना? क्या हुआ है तेरे भाई को? नहीं ताऊ जी, भाई का एक्सीडेंट हो गया है और उन्हें बहुत चोट लगी है। मेरे बच्चे के पास कौन है? अभी जल्दी जल्दी चलो, ना जाने कैसे और कितनी चोट लगी होगी उसे। ताऊ जी घबराए मत, पापा और मम्मी भाई के पास पहुंच गए हैं। मैं आप लोगों को अपने साथ लेने आई हूँ। मुझे माफ कर देना बेटा, मैंने तुम्हारे बारे में इतना गलत सोचा। ताई जी आप भी मेरी माँ जैसी है, आपको हक है मुझे बोलने का। बेटा मेरे इतने गलत व्यवहार के बाद भी तुमने अपनी सगाई मेरे बेटे के लिए बीच में रोक दी। वो मेरे भाई भी है। ताई जी मेरी ये सगाई और शादी उनसे बढ़कर नहीं है। प्रीति हॉस्पिटल पहुंची, अपने बेटे और देवर को देखकर रोने लगी। विमला मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। मैंने अपने भाई जैसे देवर के साथ ये सब क्या किया। जेठानी जी रोइए नहीं, सब ठीक हो जाएगा। अपने अपने ही होते हैं और ये हमारा भी तो बेटा है। हाँ देवर जी उसे अपना खून दे रहे हैं और मैंने एक छोटी सी जमीन के लिए उन्हें उनके परिवार से अलग कर दिया। जेठानी जी कोई किसी को अलग नहीं करता, ये दिल के रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं और ये कुछ भी बोलने से टूट नहीं जाते। मैंने अपनी इस फूल जैसी भतीजी का घर भी तोड़ना चाहा और ये बच्ची अपने भाई का घर टूटता हुआ ना देख सकी। ताई जी आप जाओ और भाभी को वापस लेकर आओ, अभी भी देर नहीं हुई है। फिर प्रीति अपनी बहू के घर जाती है। बहू मुझे माफ कर दे बेटा, मैं नफरत में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे कुछ दिखाई नहीं दिया। माँ जी आप माफी मत मांगिए, आप बड़ी है मुझसे। बहू मेरे साथ चल, मैं तुझे लेने आई हूँ। रोहन का एक्सीडेंट हो गया है और वो हॉस्पिटल में है। क्या माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? वो कैसे हैं माँ जी? आप मुझे उनके पास ले चलिए। बेटा घबराने की कोई बात नहीं है, तेरे चाचा जी और चाची जी उसका ध्यान रख रहे हैं। तू चिंता मत के बेटा, उसका परिवार उसके साथ है। ठीक है माँ जी, पर आपको भी मेरी एक बात माननी होगी। अरे बहू तू जो बोलेगी मैं वो करूँगी। अपनी गलती का पश्चाताप अब मुझे करना ही है। माँ जी आप घर की उस दीवार को गिरा दो जिसकी वजह से ये दूरियां हैं। हाँ हाँ बेटा वो दीवार तो मैं गिरवा ही दूंगी। माँ जी उस दीवार के साथ साथ मन में से ये नफरत की दीवार भी गिरा देना। अपने हमेशा ही अपने होते हैं। फिर प्रीति अपनी बहू को लेकर हॉस्पिटल आ जाती है और फिर प्रीति घर और मन की दीवार गिराकर सबको अपना मान लेती।